क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान की जिंदगी का अगला सबसे बड़ा फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना स्मार्ट है या उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। या फिर उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। बिल्कुल, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि ठीक इसी सेकंड उसकी किस नाक से हवा अंदर जा रही है। देखिए, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग या कोई जादुई दावा लग सकता है। हाँ, पहली बार में तो कोई भी यही सोचेगा। लेकिन आज के हमारे रिसर्च और इन प्राचीन ग्रंथों में जो तथ्य सामने आए हैं, वे सच में इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और यही वजह है कि आज के इस डीप डाइव में हम शिव स्वरोदय के उस विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक रहस्य या योगियों का विषय मानकर छोड़ देते हैं। सही कहा। असल में ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे हमारी सांस, एक ऐसी चीज जो हम बिना सोचे समझे 24 घंटे लेते हैं, हमारे फैसलों, हमारी ऊर्जा और हमारी सफलता को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है ना, हर कोई सही निर्णय लेना चाहता है। राइट, फिर भी लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में पूरी ताकत लगा देते हैं, जैसे अपनी नौकरी, अपना बैंक बैलेंस या दूसरे लोगों का व्यवहार। लेकिन उस कंट्रोल सिस्टम पर कभी ध्यान ही नहीं देते जो हमारे शरीर के अंदर लगातार चल रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम 24 घंटे सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये ध्यान दिया है कि किस नाक से सांस अंदर जा रही है, ये काम कैसे करता है? देखिए, ये इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हम सांस लेने की प्रक्रिया को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत मान बैठे हैं। मतलब फेफड़ों में हवा जा रही है और बाहर आ रही है, बस इतना ही। बिल्कुल, हमें लगता है कि खून में ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर शिव स्वरोदय में, स्वर का अर्थ महज हवा नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है श्वास का प्रवाह, और उदय का अर्थ है उस प्रवाह का जागृत होना या एक्टिव होना। यानी यह मूल रूप से हमारी सांसों के प्रवाह का विज्ञान है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी सांस का प्रवाह कभी भी एक समान नहीं रहता। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि सांस का प्रवाह बदलता रहता है? जी हाँ, बिल्कुल बदलता है। तो अगर ऐसा है, तो मुझे या किसी भी आम इंसान को आज तक इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? हम तो बचपन से यही मानते आए हैं कि हमारी दोनों नाक से बराबर हवा अंदर जा रही है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और अब तो आधुनिक विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है। मेडिकल साइंस इसे नेजल साइकिल कहता है। नेजर साइकिल। हाँ, इंसान के शरीर में हर 90 से 120 मिनट में नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के छिद्रों की डोमिनेंस बदलती रहती है। अच्छा, मतलब कभी दाईं तरफ से ज्यादा सांस आती है और कभी बाईं तरफ से। बिल्कुल सही। कभी आपकी दाईं नाक से हवा का प्रवाह ज्यादा होता है और बाईं से कम। फिर करीब 1.5 घंटे बाद यह अपने आप बदल जाता है और बाईं नाक से प्रवाह तेज हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और शिव स्वरोदय ने हजारों साल पहले न सिर्फ इस शारीरिक प्रक्रिया को पहचाना, बल्कि इसे सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन हेमिस्फीयर और हमारी पूरी मनोदशा से जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये कोई जादुई या रहस्यमयी बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। 100% बायोलॉजिकल है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि ये एक ऑटो पायलट मोड में गाड़ी चलाने जैसा है। जैसे हम एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसमें अलग अलग गियर हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि गियर कब और कैसे बदलना है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सच में महज सांस के प्रवाह के बदलने से इंसान का पूरा मूड बदल सकता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जैसे ही ये प्रवाह बदलता है, इसके बदलने के साथ ही हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा और हमारा मूड सीधे तौर पे बदल जाता है। मतलब ये सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है? एकदम नहीं। ये हमारे शरीर और हमारे दिमाग को आपस में जोड़ने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रणाली है, और यहीं से इस ऊर्जा नेटवर्क की असली गहराई शुरू होती है। तो जरा इस ऊर्जा नेटवर्क के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या शामिल है? शिव स्वरोदय के अनुसार हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के 3 अलग अलग रास्ते हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ियां? हाँ, अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कार्यप्रणाली से सीधा जुड़ा हुआ है। सबसे पहला रास्ता है बायां स्वर, जिसे ईड़ा या चंद्र नाड़ी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी, नाम से इसमें एक ठंडक या शांति का एहसास होता है। बिल्कुल, और इसका तात्पर्य बिल्कुल वही है। जब आपका बायां स्वर सक्रिय होता है, यानी जब बाईं नाक से सांस का प्रवाह अधिक हो रहा होता है, तो मेडिकल टर्म्स में ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। अच्छा,
जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था कहते हैं। एकदम सही। इस समय शरीर शांत होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं। ये अवस्था शांति, गहरे विचार, रचनात्मकता और आंतरिक ऊर्जा का संचार करती है। तो मतलब ये कुछ नया सोचने या क्रिएटिव काम करने के लिए अच्छी अवस्था है? बिल्कुल। ये किसी भी काम की प्लानिंग करने, कुछ नया सीखने, विश्लेषण करने या ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए देखूं तो बायां स्वर यानी चंद्र नाड़ी एक आर्किटेक्ट की तरह है। आर्किटेक्ट? दिलचस्प है। कैसे? देखिए, आर्किटेक्ट का काम है अपने केबिन में शांति से बैठना, सोचना, रचनात्मक होना और एक बेहतरीन नक्शा बनाना। वो दौड़ भागकर सीमेंट और ईंटें नहीं उठाता। उसका काम दिमागी और रचनात्मक है। करना है, और उसके लिए जो शांति चाहिए वो चंद्र नाड़ी देती है। राइट। और इसके ठीक विपरीत है दायां स्वर, जिसे पिंगला या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सूर्य नाड़ी, तो इसका काम गर्मी और ऊर्जा देना होगा। बिल्कुल, सूर्य का गुण ही तेज और ऊर्जा है। जब दायां स्वर सक्रिय होता है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये इंसान का फाइट और फ्लाइट मोड है। समझ गई। मतलब ये हमारा आर्किटेक्ट नहीं बल्कि बिल्डर है। बिल्डर, हाँ बिल्कुल। क्योंकि बिल्डर नक्शा नहीं बनाता, वो एक्शन लेता है, भारी काम करता है, मशीनों को चलाता है और चीजों को हकीकत में खड़ी करता है। सही कहा। सूर्य नाड़ी आपके अंदर एक्शन, आत्मविश्वास और अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा पैदा करती है। तो ये किस तरह के कामों के लिए अच्छी है? कोई नया काम शुरू करना हो, किसी शारीरिक खेल में हिस्सा लेना हो या कोई बहुत बड़ा और कड़ा निर्णय लेना हो जहां झिझक की कोई गुंजाइश ना हो, वहां ये दायां स्वर आपको जरूरी आक्रामकता देता है। या मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आ रही है। बताइए। मान लीजिए मुझे एक बहुत ही जरूरी और आक्रामक बिजनेस मीटिंग में जाना है, जहां मुझे बिल्डर वाली ऊर्जा चाहिए। मुझे वहां पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तें रखनी है और बहस करनी है। हाँ ठीक है। लेकिन उस वक्त मेरी शांत चंद्र नाड़ी यानी वो आर्किटेक्ट वाला स्वर चल रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी वो मीटिंग खराब हो जाएगी? क्या मेरी ऊर्जा उस काम से मेल ना खाने के कारण मुझे नुकसान पहुंचाएगी? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और असल में रिसर्च इसी बात की ओर इशारा करती है। अच्छा। तो सच में इसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जब चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है तो इंसान स्वाभाविक रूप से ग्रहणशील, शांत और लॉजिकल अवस्था में होता है। राइट। अगर आप उस वक्त किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको हावी होना है या बहुत आक्रामक निर्णय लेने हैं, तो आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। क्योंकि मेरा शरीर मुझे वो आक्रामक ऊर्जा दे ही नहीं रहा है। एकदम सही। आपका दिमाग उस आक्रामकता के लिए तैयार ही नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि आप उस मीटिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आप दबाव में आ सकते हैं या सामने वाले की बात आसानी से मान सकते हैं। ओहो। और शायद यही कारण है कि कभी-कभी हम किसी मीटिंग या डिबेट से बाहर आकर सोचते हैं कि यार मुझे उस वक्त वो तीखा जवाब देना चाहिए था। पता नहीं मैं उस वक्त चुप क्यों रह गई। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि शायद उस वक्त आपका फाइट मोड ऑन ही नहीं था। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अच्छा, हमने एड़ा और पिंगला की बात की, लेकिन हमारे स्रोत में एक तीसरी अवस्था भी दी गई है, सुषुम्ना नाड़ी। ये क्या है? जी हाँ, सुषुम्ना। ये वो दुर्लभ अवस्था है जब दोनों नाक से हवा का प्रवाह एकदम बराबर हो जाता है। मतलब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। हाँ, ये दोनों नर्वस सिस्टम के बीच एक परफेक्ट बैलेंस की स्थिति है। लेकिन ये आमतौर पर दिन में कुछ ही मिनटों के लिए होती है, जब स्वर बदल रहा होता है। तो क्या हम इस अवस्था में कोई काम कर सकते हैं? नहीं, सांसारिक और भौतिक कामों के लिए ये अवस्था बिल्कुल भी कारगर नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इस वक्त दिमाग पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। ये सबसे उच्च अवस्था है जो सीधे तौर पर गहरे ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी होती है। अच्छा, तो ये तो हो गई थियरी। हमने समझ लिया कि ये 3 गियर कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हमारे शरीर के एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, तो इस रिमोट के बटन कहाँ हैं? बटन? ये अच्छा सवाल है। मतलब अगर मुझे अचानक से गुस्सा आ रहा है, यानी मेरी सूर्य नाड़ी की गर्मी उफान पर है और मुझे उसे शांत करने के लिए चंद्र नाड़ी चाहिए, तो मैं ये चैनल बदलूं कैसे? क्या सिर्फ ये सोचना काफी है कि अब मुझे अपनी बाईं नाक से सांस लेनी है? ये काम कैसे करता है? देखिए, सिर्फ सोचने से नर्वस सिस्टम नहीं बदलता। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और फिजिकल मैकेनिज्म है। वो क्या है? प्राचीन योग और शिव स्वरोदय में स्वर बदलने के कई वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। सबसे आसान और कारगर तरीका है शरीर का पोस्चर बदलना, यानी लेटने या बैठने का तरीका। हाँ, लेटने की स्थिति बदलना। मान लीजिए किसी को अपना दायां स्वर यानी सूर्य नाड़ी शुरू करना है, तो उसे अपनी बाईं करवट लेटना चाहिए। बाईं करवट? जी, बाईं करवट लेटने से
कुछ ही मिनटों में उसका दायां स्वर खुल जाएगा। एक मिनट, बाईं करवट लेटने से दाईं नाक कैसे खुल जाएगी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक पूरी तरह से हमारी एनाटॉमी पर आधारित है। अच्छा, जरा समझाइए। जब कोई इंसान बाईं करवट लेटता है तो उसके शरीर का वजन बाईं तरफ के रिब केज यानी पसलियों और आर्मपिट पर पड़ता है। आर्मपिट यानी कांख पर। हाँ। हमारे आर्मपिट एरिया में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कुछ खास नर्व प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ओके। जैसे ही बाएं आर्मपिट पर दबाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन के तहत विपरीत दिशा की नाक यानी दाईं नाक के ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, जिससे वहां से हवा का रास्ता चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल, हवा का रास्ता खुल जाता है और दायां स्वर चालू हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे क्रैच इफेक्ट भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब हम सच में अपने नर्वस सिस्टम को हैक कर रहे हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। पुराने समय में योगी एक खास उपकरण का इस्तेमाल करते थे जिसे योग दंड कहा जाता था। योग दंड, वो कैसा होता है? यह टी आकार का एक लकड़ी का डंडा होता है। वैसे अपनी कांख के नीचे दबाकर बैठते थे। जिस कांख के नीचे दबाव पड़ता था, ठीक उसकी दूसरी तरफ का स्वर एक्टिव हो जाता था। तो अगर हम इसे अपनी आज की मॉडर्न जिंदगी में लागू करें तो इसके एप्लीकेशन बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। स्रोत में जो गुस्से का उदाहरण दिया गया है वो मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ रहा है। हाँ, बताइए आप उसे कैसे देखती हैं? अगर इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट मोड में है, तो वो बाहरी चीजों को तोड़ने फोड़ने के बजाय बस अपनी पोजीशन बदल ले। बिल्कुल। वो दाईं करवट लेटकर या अपनी दाईं आर्मपिट पर दबाव डालकर अपना बायां स्वर यानी चंद्र नाड़ी चालू कर सकता है। और जैसे ही चंद्र नाड़ी चालू होगी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा और गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? आपने इसे एकदम सटीक तरीके से समझाया है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा विश्लेषण है कि कैसे इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। राइट। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे तो गुस्सा आ गया, अब मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास अपनी भावनाओं को और अपने शरीर के केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित करने का एक बहुत ही साइंटिफिक टूल मौजूद है। इसके और भी तो बहुत सारे व्यवहारिक उपयोग हो सकते हैं। मान लीजिए किसी नौकरी का इंटरव्यू है। वहां भी यही नियम लागू होता है। इंटरव्यू एक ऐसा माहौल है जहां इंसान को दबाव में भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होता है। तो वहां कौन सा स्वर चाहिए? अगर कोई इंटरव्यू के कमरे में जाने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपना दायां स्वर यानी पिंगला नाड़ी सक्रिय कर ले, तो उसका कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा होगा। यानी वो घबराएगा नहीं? बिल्कुल नहीं। वो सवालों के जवाब घबराहट में नहीं, बल्कि दृढ़ता और स्पष्टता के साथ दे पाएगा। और अगर कोई छात्र किसी मुश्किल विषय की पढ़ाई कर रहा है या कोई रिसर्चर अपना पेपर लिख रहा है, तब क्या होगा? उस स्थिति में आपको आक्रामकता की नहीं बल्कि एकाग्रता की जरूरत होती है। पढ़ाई के लिए चंद्र नाड़ी यानी बायां स्वर सबसे अच्छा है। आर्किटेक्ट मोड। हाँ, आर्किटेक्ट मोड। अगर कोई छात्र पढ़ाई करने बैठता है और वो चेक करता है कि उसका बायां स्वर चल रहा है, तो उसका फोकस, उसकी एनालिटिकल पावर और चीजों को याद रखने की क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर होगी। उसका मन इधर-उधर भटकने के बजाय विषय की गहराई में उतर पाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम जो महसूस करते हैं और जो एक्शन लेते हैं, वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी सांसों की लय और हमारे नर्वस सिस्टम के स्टेट का परिणाम है। 100%। अब अगर सांसों को इस तरह से नियंत्रित करके इंसान इतनी स्पष्टता और सफलता पा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। वो क्या? दुनिया में इतने सारे लोग असफल क्यों होते हैं? लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे सितारे गर्दिश में हैं। देखिए, अगर हम इस बात को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इंसान की ये फितरत है कि वो अपनी कमियों और अपनी गलत टाइमिंग को छिपाने के लिए हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है। ये तो है। जो रिसर्च हमारे सामने है वो बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि लोग जीवन में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर कोई बुरी किस्मत का साया है। तो असली कारण क्या है? वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे गलत ऊर्जा के साथ गलत समय पर एक्शन लेते हैं। जब उन्हें शांत रहना चाहिए यानी चंद्र नाड़ी में होना चाहिए, तब वे उग्र हो जाते हैं, और जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए तब वे बहुत ज्यादा सोचने बैठ जाते हैं। यहाँ मैं इस बात पर थोड़ा कठोरता से चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। लोग अपनी पूरी जिंदगी किस्मत को कोसने में निकाल देते हैं। मान लीजिए अचानक से शेयर बाजार गिर गया, इसमें मेरी सांस क्या कर लेगी? बाजार तो मेरे सांस लेने के तरीके से नहीं चल रहा है ना। सही बात है। या मान लीजिए अचानक से कोई वैश्विक महामारी आ गई और मेरा बिजनेस ठप हो गया। अगर मेरे लाखों रुपए डूब गए तो वो तो बुरा वक्त ही हुआ ना। इसमें मेरी नाड़ियों का, मेरे बाएं या दाएं स्वर का क्या लेना देना?
क्या हम हर असफलता का कारण सिर्फ सांसों को बताकर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना रहे? ये एक बहुत ही वाजिब और तार्किक सवाल है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वर विज्ञान ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपके सांस लेने से शेयर बाजार कंट्रोल हो जाएगा राइट, वो तो नामुमकिन है। या वैश्विक महामारियां रुक जाएंगी। बाहरी दुनिया की घटनाएं हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब वो बाहरी घटना घटती है तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। मतलब संकट के समय हमारा रिएक्शन। बिल्कुल, जब शेयर बाजार गिरता है तो एक इंसान पैनिक में आकर अपने सारे शेयर भारी नुकसान में बेच देता है, हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। और दूसरा इंसान शांत दिमाग से उस गिरावट का विश्लेषण करता है और उसमें भी निवेश का एक नया अवसर खोज लेता है। दोनों के लिए परिस्थिति तो सेम थी। बाजार दोनों के लिए गिरा था, लेकिन नतीजे अलग हुए। क्यों? क्योंकि अगर उस क्राइसिस के समय आपका दायां स्वर यानी पिंगला बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आपका नर्वस सिस्टम फ्लाइट यानी भागने के मोड में होगा, और आप डर के मारे पैनिक सेलिंग करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर उस वक्त आपका बायां स्वर यानी चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो आप घबराएंगे नहीं, आपका दिमाग शांत होगा और आप एक लॉजिकल फैसला लेंगे। तो मतलब किस्मत बाजार का गिरना नहीं है। नहीं है। किस्मत वो गलत या सही फैसला है जो इंसान उस घटना के दौरान लेता है। ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है। यानी जिसे हम खराब किस्मत कहते हैं वो असल में हमारे घबराहट या गलत ऊर्जा में लिए गए अचेतन निर्णयों का ही परिणाम होती है। एकदम सही। बाहरी दुनिया की चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए इंसान का अपना नर्वस सिस्टम इतना सटीक हो जाएगा कि वो उन चुनौतियों को पार कर जाएगा। सच में ये नजरिया बदल देने वाली बात है। तो शिव स्वरोदय हमें बाहरी दुनिया का मास्टर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया का मास्टर बनाता है। बिल्कुल। अवसर हमेशा सामने आते हैं, लेकिन जब अवसर सामने आता है तब आपकी ऊर्जा उसे भुनाने के लिए सही अवस्था में है या नहीं, ये तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। तो इसका मतलब है कि अगर हमने असफलता के इस मूल कारण यानी अपनी आंतरिक टाइमिंग और ऊर्जा के असंतुलन को समझ लिया तो हम इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की सफलता के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब लोग शिव स्वरोदय, इड़ा, पिंगला जैसे शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब तो सन्यासियों के लिए है जो हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये किसी धर्म या सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं है। तो ये असल में क्या है? ये मानव शरीर विज्ञान और नर्वस सिस्टम का एक पूरी तरह से व्यावहारिक विज्ञान है। एक प्रैक्टिकल टूल है जिससे एक आम इंसान, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट या एक खिलाड़ी अपने जीवन में उतार सकता है। ये बात आज के समय में बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास जानकारी का ओवरलोड है। सही कहा। हम हर चीज पर इतना ज्यादा सोचते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। और यहीं यह विज्ञान काम आता है। ये हमें सबसे पहले सही समय पहचानने की कला सिखाता है। कब बोलना है और कब चुप रहना है। बिल्कुल। कब अग्रेसिव होना है और कब पीछे हटना है। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब इंसान उसे अपने जीवन में लागू करता है। राइट। आज के इस युग में जहां हमें हर तरफ से बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, यह विज्ञान हमें बाहर देखने के बजाय खुद के अंदर झांकने का एक सटीक और साइंटिफिक तरीका देता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो एक बात जो बहुत ही साफ उभर कर आती है वो ये है कि इंसान एक अजीब सी अंधी दौड़ में शामिल है। हर कोई बेतहाशा भाग रहा है। बिल्कुल। हम अपने आसपास के लोगों को बदलना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस मशीनरी के जरिए हम दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी हमारा अपना शरीर और दिमाग, उसे समझने की कोई कोशिश नहीं करता। बिल्कुल सही। और एक औसत इंसान दिन में करीब 20 से 25 हजार बार सांस लेता है, लेकिन जीवन भर में शायद ही कभी ये सोचता है कि ये सांसें उसके न्यूरॉन्स को, उसके खून को और उसके फैसलों को कैसे प्रोग्राम कर रही हैं। और जिस दिन इंसान अपनी सांस के इस विज्ञान को गहराई से समझ लेगा, इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को जान लेगा, उसी दिन से वो एक पैसिव दर्शक नहीं रहेगा। वो सिर्फ हालातों के धक्के खाने वाली कठपुतली नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। वो एक एक्टिव नियंत्रक बन जाएगा। जानकारी से जागरूकता तक का यही सफर सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की इस बातचीत को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जो इस पूरे रिसर्च की नींव पर खड़ा है। जरा सोचिए, अगर महज सांस लेने का तरीका शरीर के नर्वस सिस्टम को स्विच करना हमारे एक एक फैसले और गहरी भावनाओं को इतने अचूक तरीके से बदल सकता है,
तो क्या जानबूझकर सालों तक अपनी सांसों के पैटर्न को समझकर और उसे सही समय पर बदलकर कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपने पूरे अस्तित्व को ही एक नया रूप दे सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या इस बायोलॉजिकल हैक से एक आम इंसान खुद को एक मास्टरमाइंड में बदल सकता है? अगली बार जब जीवन का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, किसी नए सफर की शुरुआत करनी हो या किसी चुनौती को देखकर पैनिक हो रहा हो, तो दुनिया की तरफ देखने से पहले एक पल के लिए रुकें और बस खुद से एक सवाल पूछें, ठीक इसी सेकंड अंदर कौन सी सांस चल रही है? आर्किटेक्ट या बिल्डर, फैसला आपका है।